क्या हाल है पोस्टल एम्प्लॉयज़। आज का जो हमारा एग्जाम हुआ हरियाणा GS2 MTS का, उसका सेट बी का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ मैं। बाकी सभी क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस आपके सेट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो जिसका सेट बी है उसको तो एग्जैक्ट नंबरिंग मिलेंगी, बाकी जो है वो देख सकते हैं कि क्या आंसर है। देखो पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मस्ट बी प्रेजेंटेड इन पोस्ट ऑफिस फॉर बुकिंग। बुकिंग के लिए कौन सा लेख प्रस्तुत करना आवश्यक है। रजिस्टर्ड लेटर बिल्कुल, VP आर्टिकल बिल्कुल, इंश्योर्ड आर्टिकल बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ये जो तीनों कैटेगरी के लेटर्स हैं, ये लेटर्स पोस्ट ऑफिस में आके ही बुक करवाने पड़ते हैं आपको, ठीक है। इसका यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अगले क्वेश्चंस में क्या कहता है कि गैजेटेड हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं, वो किसके कंट्रोल और सुपरविजन में आते हैं। वो आते हैं किसी भी ग्रुप बी ऑफिसर के, ग्रुप बी ऑफिसर लाइक सुपरिटेंडेंट सर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी TD अकाउंट कैन बी ओपन्ड बाय एन इंडिविजुअल इन अ पोस्ट ऑफिस। एक व्यक्ति द्वारा पोस्ट ऑफिस में TD के कितने खाते खोले जा सकते हैं। जिसने भी एक दिन भी BPM का काम किया होगा उसको भी पता होगा कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो अपर लिमिट, यानी कि एक व्यक्ति कितने भी अकाउंट अपने TD के खुलवा सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, द टर्म इज यूज्ड टू डिनोट द एरिया विद इन विच द पोस्टमैन आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटी। यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पर पोस्टमैन अपना कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बीट। सभी को पता होगा पोस्टमैन की बीट होती है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। इसको थोड़ा सा, इसका एक ऑप्शन नीचे है, हाँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, स्टैम्प्स अदर देन इंडियन स्टैम्प्स, यानी कि जो भी स्टैम्प्स हैं भारतीय स्टैम्प्स के अलावा, विच कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज, उनके साथ क्या किया जाएगा। यानी कि जिनसे पोस्टेज भुगतान को मान्यता नहीं होती, उन डाकों के साथ क्या किया जाएगा। देखो नंबर 1, सेल बी डिफेस्ड, उनको खराब कर दिया जाएगा, गलत बात है। सेकंड क्या कहता है, डिफेस्ड वो स्टैंप होती हैं जिनकी पोस्टेज वैल्यू होती है, और डिफेस्ड क्यों किया जाता है उनको, ताकि उनका जो रीयूज होता है वो रीयूज ना हो पाए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में क्या कहता है, सच आर्टिकल सेल बी डिटेन्ड बाय पोस्ट ऑफिस, ऐसे लेख को पोस्ट ऑफिस में रोक लिया जाएगा। नहीं, रोका उस डाक को जाता है जिसकी पूरी पोस्टेज पेमेंट है वो अनपेड माना जाएगा अगर उसकी पूरी पोस्टेज पेमेंट नहीं आई है। थर्ड केस में क्या कहेगा, सेल बी रिमूव्ड फ्रॉम आर्टिकल, लेख को हटा दिया जाएगा, गलत बात है। लेख के ऊपर से कोई भी स्टैम्प हटाने का किसी भी पोस्ट ऑफिस कर्मचारी को नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, जिसके अंदर क्या बताया, सेल नॉट बी डिफेस्ड, उनको खराब नहीं किया जाएगा। अगर उसके ऊपर पोस्टेज वैल्यू पूरी है तो वो लगी रहेगी, अगर पोस्टेज वैल्यू पूरी नहीं तो उसको अनपेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन वो खराब उस केस में की जाती है जिस केस में अगर आर्टिकल की जो वैल्यू है, पेमेंट है वो पोस्टेज की, वो पूरी हो, ताकि उसका रीयूज ना किया जाए। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 क्लोज नंबर 12, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, विच पोस्ट ऑफिस फंक्शन फॉर 5 आवर, 5 घंटे के लिए कौन सा ऑफिस काम करता है, BO यानी कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस। विच स्टैम्प्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टेज, पोस्टेज के लिए कौन सी स्टैम्प्स यूज नहीं की जाती, फिलेटली स्टैम्प यूज की जाती हैं, रिवेन्यू स्टैम्प ये नहीं यूज की जाती भाई। रिवेन्यू स्टैम्प ऐसे करके होती हैं, लाल कलर की होती हैं, और जो एफिडेविट बनवाते हैं हम लोग नोटरी से, उसके अंदर यूज होती है। पोस्ट ऑफिस इनको इशू नहीं करता, केवल बेचता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सीधा सीधा क्या पूछ लिया इन्हें, डैश मीन्स एनी कम्युनिकेशन विच इज एनक्लोज्ड इन एन एनवेलोप एंड एड्रेस, यानी का अर्थ है कोई भी संचार जो लिफाफे में बंद हो और पते सहित हो, जो लिफाफे में बंद हो और पते सहित हो उसको लेटर बोला जाता है। बेसिकली लेटर की डेफिनेशन है ये, जिसने लेटर की डेफिनेशन पढ़ी होगी अबाउट इंडिया पोस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसको देखते ही पता चल गया कि ये लेटर की डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि वेयर शुड स्टैम्प्स अफिक्स्ड ऑन एन आर्टिकल, किसी लेख पर स्टैम्प कहाँ लगानी चाहिए, राइट एंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड, और एड्रेस साइड के राइट एंड टॉप कॉर्नर पे लिखेंगे, उससे 3 सेंटीमीटर छोड़कर लिखनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ ए लेटर, मैक्सिमम वेट ऑफ ए लेटर क्या हो सकता है, 2 kg, ये पहले होता था, अब नई पोस्टर वॉल्यूम के हिसाब से इसको घटा के 500 ग्राम कर दिया गया है। लेकिन अगर ऑप्शन में 500 ग्राम नहीं है तो हम पहले वाले को मानेंगे, अगर 50 की जगह 500 ग्राम होता देन वो राइट आंसर होता। इस केस में जो 2 किलोग्राम है वो राइट आंसर होगा, ठीक है।
अब आ जाते हैं अगले में। अगला क्या कहता है, आर्टिकल एड्रेस टू ए डेड पर्सन आर ट्रीटेड एज, जो किसी मरे हुए को तो उसको क्या मानेंगे, उसको अनक्लेम्ड मानेंगे, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चंस के अंदर क्या कहता है, इंचार्ज कौन होता है, सेट ऑफ सोर्टिंग मेल ऑफिस, तो सर सोर्टिंग मेल ऑफिस का इंचार्ज होता है एड सोर्टिंग असिस्टेंट। एसआरओ का मतलब होता है सब रिकॉर्ड ऑफिस, एचआरओ का मतलब होता है एड रिकॉर्ड ऑफिस, और सोर्टिंग असिस्टेंट ग्रुप बी और 4th क्लास को छोड़कर जितने भी ऑफिशियल होते हैं आरएमएस के अंदर, उन सभी को सोर्टिंग असिस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। अब अगला देखो कौन सा चैप्टर का, पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग्स का। क्या कहता है कि विद इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन के अंदर रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स, जो पोस्ट बॉक्स को रेंट करता है वो शुड इन्फॉर्म करेगा टू द पोस्ट मास्टर अबाउट चेंज ऑफ हिज एड्रेस। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने पोस्ट बॉक्स है जो हमारा और रेंट पे लिया है और वो उसने अपना एड्रेस चेंज कर दिया, तो उसको 15 दिन के अंदर अंदर इंटीमेशन देना होता है अपने एड्रेस चेंज करने का, अदरवाइज उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले पे क्या कहता है, दी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स व्हेन पोस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑथोराइज्ड टू यूज सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स मस्ट बी एट द सुपरस्क्रिप्शन। यानी कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं जिनके द्वारा सर्विस स्टैम्प से भेजे गए आधिकारिक डाक लेख पर क्या लिखा होना चाहिए, तो उनके ऊपर लिखा होना चाहिए ऑन गवर्नमेंट सर्विस। जैसे हम भी कोई डाक भेजते हैं ना, तो ऑन सर्विस गवर्नमेंट सर्विसेज भेजते हैं जो हमारी सरकारी होती है, ठीक है। अगला देखो, इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट can be opened either in a post office or in any bank in the name of a girl child up to 10 years of age। यानी कि सुकन्या समृद्धि खाता पोस्ट ऑफिस या बैंक में 10 वर्ष तक की बालिका के नाम पर कितने खोले जा सकते हैं। किसी लड़की का केवल एक ही अकाउंट खोला जा सकता है, मैक्सिमम एक पेरेंट्स अपनी 2 लड़कियों का अकाउंट खुलवा सकता है, ठीक है। फिलहाल में इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट 8.20% लिखते हैं, इसको कई बार 8.2 बोल देते हैं हम सीधा, लेकिन 8.2 का मतलब 8.02 होता है और इसका मतलब होता है 8.20, ठीक है। इसमें पजल नहीं होना अगर ऑप्शन आ जाए तो, ठीक है। और इसके अलावा और इसके बारे में सुकन्या कब शुरू हुई थी, 2015 में शुरू हुई थी। ऐसे करके आप इसको कंप्लीट पोस्टमार्टम कर सकते हैं। जो हम अपने बैच के अंदर PYQ सोल्व करवाते हैं उसके अंदर आपको इसका कंप्लीट देखने को मिलेगा। जिसको हमारा कोर्स ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नाइट पोस्ट ऑफिस है उसके घंटे कौन निर्धारित करता है, कौन करता है, हेड ऑफ सर्कल, ठीक है, यानी चीफ साहब। एक सेकंड, क्या हो गया, कौन सी लाइन दब गई, हाँ। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सीलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ बैग्स। निम्न में से किस प्रकार के बैग में सील आवश्यक नहीं होती। देखो सोर्टिंग मेल बैग के अंदर सोर्टिंग लिस्ट होती है तो सील लगाना कंपलसरी है। एल बैग के अंदर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं तो इसके अंदर कोई जरूरी नहीं होता। रजिस्टर्ड बैग के अंदर भी जरूरी होती है, नॉन ऑफ दी अबव आएगा नहीं, तो इसका आंसर है एल बैग के अंदर अनकाउंटेबल अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं तो उसमें कंपलसरी नहीं होती कि आप उस पर सील लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, चूज करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन बाय स्पीड पोस्ट। यानी कि प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के बारे में पूछा है। प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, एनीथिंग सेंट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ, कानून के विरुद्ध भेजी गई कोई भी वस्तु, यानी कि यह प्रोहिबिटेड होती है तो इसको करो कैंसल। इसने पूछा है कि भेजना निषिद्ध नहीं, नॉट प्रोहिबिटेड पूछा इसने, ठीक है, तो ये प्रोहिबिटेड है, इसको करो कैंसल। नेक्स्ट क्या कहता है, एक्सप्लोजिव डेंजरस सब्सटेंस, या बम, यानी बम भेजेगा तो यार मरवा होगा क्या हमने भी, तो यह भी नहीं भेज सकता। चौथा ऑप्शन है लॉटरी एंड रिलेटेड मटेरियल, यह भी नहीं भेज सकता भाई, सट्टे को प्रमोट नहीं करते हम लोग, ठीक है। हमारा विभाग बहुत साफ सुथरा शरीफ और ईमानदार लोगों का विभाग है, हम कोई गलत काम नहीं करते। अब देखो ये है गोल्ड कॉइन्स एंड बुलियन अप टू 20,000, यानी 20,000 तक के सोने के सिक्के या बुलियन बेच सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन उस केस में आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, लेकिन प्रोहिबिटेड नहीं है। अगर 20,000 से ज्यादा आगे भेजोगे तब प्रोहिबिटेड है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ मेनी स्टैम्प्स कंटेन्स इन माई स्टैम्प शीट। माई स्टैम्प शीट के अंदर कितने स्टैम्प होते हैं, 12 स्टैम्प होते हैं। माई स्टैम्प शीट क्या होती है, कोई भी अपनी पर्सनल डाक टिकट बनवा सकता है फिलेटरली ब्यूरो से जाके, और इसका 300 रुपये खर्चा आता है, ठीक है। बात को कर देते हैं यहीं पे ख़त्म और बढ़ चलते हैं आगे की तरफ।
रूरल एरिया के अंदर पोस्टल सर्विस आर प्राइमरली प्रोवाइडेड बाय, ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं मुख्यतः किसके द्वारा दी जाती हैं? ब्रांच पोस्ट ऑफिस के द्वारा, सबको पता है, इसमें क्या नई बात है। ठीक है, मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है भाई, बुखार हो रहा है 2 दिन से, तो अगर मेरी आवाज़ के अंदर आपको कोई परेशानी आ रही है तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सॉल्यूशन करवा देंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन पेपर लेट मिला, अदरवाइज हम साथ ही साथ सॉल्यूशन करवा देते हैं, फिर मेरे को टाइप भी करना पड़ता है ये, क्योंकि बैच में टाइप PDF प्रोवाइड करवाते हैं ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या कहता है, मेल बैग का मतलब क्या होता है? मेल बैग वो बैग होता है जिसके अंदर मेल आर्टिकल्स क्या होंगे, ट्रांसमिशन होगा और उनको क्लोज किया जाएगा और लेबल्ड किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। मिसेंट आर्टिकल क्या होता है? सबको पता है भाई, मेरे को बताने की जरूरत है नहीं, जिसने आउटसाइडर ने 1 महीना भी डाक बांटी होंगी ना, वो भी बता देगा ये मिसेंट आर्टिकल क्या होता है। क्या होता है? आर्टिकल सेंड टू रॉन्ग ऑफिस ड्यू टू एरर, यानी गलती से गलत ऑफिस में जो आर्टिकल भेज दिया जाता है उसको मिसेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज रिटर्न टू सेंडर? सेम वही आउटसाइडर भी बता देगा। RTS रिटर्न टू सेंडर क्या होता है? आर्टिकल रिटर्न टू द सेंडर व्हेन डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यानी किसी भी कारण से अगर डिलीवरी नहीं हो पाती तो वो आर्टिकल दोबारा उसका जो भेजने वाला उसके पास भेज दिया जाएगा और उसको RTS बोला जाएगा। देखो भाई, अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सब ऑफिस का मतलब क्या होता है? सब ऑफिस का यानी कि जितने भी हम लोग पेपर दे रहे हैं या देंगे, GDS to MTS वाला, हम सबका एक ही सपना है कि हम किसी एटलीस्ट किसी सब ऑफिस में चले जाएं। ठीक है, या HO में चले जाए, CO में चले जाएं, RMS में, कहीं भी, ताकि हम BO से निकलें और BO से निकलकर एक स्टेप ऊपर SO में चले जाएं। SO क्या होता है? सब ऑफिस। सब ऑफिस क्या होता है? ए ऑफिस वो क्या जो होता है, सुबॉर्डिनेट होता है किसका? हेड ऑफिस का। BO सुबॉर्डिनेट होता है SO का, SO सुबॉर्डिनेट होता है HO का। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट इज अ ट्रांजिट मेल ऑफिस? ट्रांजिट मेल ऑफिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, एन ऑफिस, कौन सा ऑफिस होता है ट्रांजिट मेल ऑफिस? ट्रांजिट मेल ऑफिस मेनली आता किसके अंडर आता है? RMS के अंडर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर B, वह ऑफिस जहां पर आर्टिकल रिसीव होंगे और डिस्पैच होंगे विदाउट डिलीवरी। कोई बड़ी बात नहीं, ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग नहीं है भाई इसमें तो। अब देखो बड़ा प्यारा हायरार्की पूछ ली इसने, क्या पूछा है? विच इज द करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ द डिपार्टमेंट? हायरार्किकल ऑर्डर क्या है डिपार्टमेंट का? देखो सबसे ऊपर क्या होता है डिपार्टमेंट में? डायरेक्टरेट होता है, उसके बाद आती है हमारी सर्कल। सर्कल के अंडर में सर्कल का चीफ कौन होता है? CPMG। फिर आता है रीजन, रीजन का चीफ कौन होता है? PMG। फिर आता है डिवीजन, डिवीजन का चीफ कौन होता है? HOC, यानी कि HOD। हेड ऑफ डिवीजन कौन होता है? SSP, SSPOs और SPOs, यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। उसके बाद आते हैं हमारे पोस्ट ऑफिस जिसके अंदर SO होते हैं और SO के अंडर में फिर आते हैं हमारे BO। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द लेटर बॉक्स पिन? लेटर बॉक्स की पिन का मेन काम क्या होता है? लेटर बॉक्स को खाली करना होता है, यानी कि क्या है? ऑप्शन नंबर D, क्लियर लेटर बॉक्स एट अ शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम का मतलब होता है कि तय समय पर, ये नहीं कि बस सल्फा की बीड़ी मारी और जोड़ बतड़ की 10 बजे सल्फा पी लिया और 11 बजे नूगा माता घर अपना घर आ जाऊंगा और SP में दगा जी लेटर बॉक्स करो खाली, तो वह बीड़ी मारेगा सल्फा की और सर पर बांध गया पड़ना यूँ नहीं करना। जो भी तय समय सीमा होती है, जो भी हमारे उच्च अधिकारी होते हैं, माननीय हमारे सुपरिटेंडेंट सर होते हैं, चीफ सुपरिटेंडेंट CPMG सर होते हैं, PMG सर होते हैं, या इवन इंस्पेक्टर में होते हैं, जो भी उनका आदेश होता है उनकी पालना करनी होती है, क्योंकि हम कर्मचारी, हम अधिकारी नहीं हैं। तो स्वतंत्र फैसला लेने के लिए अधिकारी के पास पावर होती है, कर्मचारी को केवल जो भी अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करना होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन इंडिया फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री? भारत में डाक विभाग किस मंत्रालय के तहत कार्य करता? जा रखती है नाश हो रहा भाई, क्वेश्चन पूछने वाले का भी। यार ये इतने बड़ा कोरोना में लाग रहे हरियाणा के, इंस्टाग्राम ठाठा ठोक दिया भाई ने, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन लिख 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 कि सही इंस्टाग्राम पर बायो खोल लो, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। भाई साहब मैंने तो नहीं लगा इंस्टाग्राम पर तीसरा बार हरियाणा का डाकिया लाग रहा है यार। है यार, ये कोई सवाल है यार, दिल दुख गया भाई ऐसे क्वेश्चन देख के। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मजाक हो गई बहुत। पोस्टेज का मतलब क्या होता है? जो फीस
पेड करते हो आप किसके लिए, पोस्टल आर्टिकल की ट्रांसमिशन के लिए। यानी कि पोस्टेज का मतलब वही तो होता है ना, कोई डाक बुक करवाना आ गया हम उसकी डाक ना भेज रहे हैं, तो जो उसका खर्चा पानी है डाक को भेजने का, विभाग जो खर्चा पानी लेता, हमारा खर्चा पानी नहीं विभाग का, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोलते हैं पोस्टेज। ठीक है। सॉर्टिंग लिस्ट क्या होती है, सॉर्टिंग लिस्ट फिर पोस्ट ऑफिस वॉल्यूम 5 डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सॉर्टिंग लिस्ट आरएमएस के अंदर होती है और इसके अंदर दो ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑर्डर ए ऑर्डर बी। फिलहाल सॉर्टिंग लिस्ट का पूछा तो सॉर्टिंग लिस्ट देखो, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की लिस्ट कौन रखेगा भाई, छोटो। डॉक्यूमेंट शोविंग सॉर्टिंग स्कीम ऑफ आर्टिकल, हाँ यानी कि जो कागज पत्र जिसके अंदर डाकों को छांटने की विधि तरीका या उनके नियम होते हैं उसको सॉर्टिंग लिस्ट बोला जाता है। अब यहाँ पे हमारा पोस्ट ऑफिस रिलेटेड थ्योरी खत्म होती है, यहाँ से शुरू होती है जीके। अब अगले में देखो, गिव मी बर्ड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल इन विच ईयर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। कब हुआ था, 1905 में। 1906 में क्या हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1906 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और 1900 सारी हिस्ट्री यहीं पे बता दूंगा, तो आगे क्या पढ़ोगे, छोड़ो बैच में आओ। बैच वाला तरीका ना भाई हर चीज़ एक्सप्लेन करके बताने का, यहाँ पे पेपर सोल्व करवाना, मेरे को अपना ज्ञान नहीं दिखाना आप लोगों को। जिसको ट्रस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। और जो भी हमारा बच्चा हमारा साथी जिसने हमारा बैच ज्वाइन कर रखा है वो इसमें से 90 नंबर का पेपर, 1-2 की तो मैं कहता नहीं, लेकिन मैं 90 नंबर का जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें से दिखा दूंगा। अभी PYQ के सेशन रहते हैं और पूरा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज करवाना रहता है, बाकी सब आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। अगला देखो, भारत में कितने स्टेट हैं, कौन नहीं बताता भाई, मैं इतने आसान क्वेश्चन बताऊंगा कि। अगला देखो, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज CSR, CSR का मतलब क्या होता है, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स का क्वेश्चन है ये। अगले में आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, रिवर गंगा के किनारे कौन सा शहर है, नंबर 1 पटना। हाँ, पटना रिवर गंगा के किनारे है, क्योंकि गंगा उत्तराखंड से होती हुई, उत्तर प्रदेश से होती हुई बिहार में एंटर करती है, देन बिहार से पश्चिम ऊपर जाके और फिर पश्चिम बंगाल से होती हुई बे ऑफ बंगाल के अंदर जाती है। ठीक है। कुछ बच्चे मथुरा सोच रहे होंगे, मथुरा के अंदर नदी है, लेकिन यमुना नदी, गंगा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गुगली शब्द किस खेल से है, गुगली सबको पता भाई, सुनील नारायण फेंकता है, IPL चले हुए हैं, KKR में खेलता था, क्रिकेट का टर्म है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्या कहता है, महात्मा गांधी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था। देखो दांडी मार्च बेसिकली था क्या, दांडी मार्च किसको बोलते हैं, दांडी नामक एक जगह है गुजरात के तट पर, जहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हुए नमक तोड़कर उनके नमक का जो कानून था उसका विरोध किया था, दांडी तक गए थे वो। और ये यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई है। जिसको लग रहा है क्वेश्चन है वो 8th क्लास के NCERT उठाए, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला देखो, पश्चिमी भाग में कौन सा राज्य है, देखो मैप के अंदर कैसे ऐसे डिनोट कर लो। ठीक है, यहाँ पे नीचे साउथ है, साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ, यहाँ पे है ईस्ट, यहाँ पे है वेस्ट। अगर किसी को याद ना हो तो यहाँ पे जो ये एरिया इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ये जो 7 स्टेट हैं, साउथ में वेस्ट में केरल वगैरह ये है, तो यहाँ पे साउथ है। तो वेस्ट में इस साइड क्या है, इस साइड है गुजरात, हमारा ये वाला एरिया, तो गुजरात ऑप्शन में तो D। ठीक है। टिहरी बांध कौन सी नदी पे है, भागीरथी नदी पे। माधव नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सॉरी मैं इसमें थोड़ा सा पजल हूँ भाई, एक बार देख लेना। अकॉर्डिंग टू मी मध्य प्रदेश या उत्तराखंड इनमें से कोई एक होगा, एग्जैक्ट रिमाइंड नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, आप इसको देख लेना, शायद मध्य प्रदेश ही है। अब देखो हमारा प्यारा सब्जेक्ट आता है मैथ्स। मैथ्स का पहला एक क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, कौन से चैप्टर का, टाइम एंड वर्क। क्या कहता है, 20 महिलाएं एक काम को 16 दिन में कर सकती हैं, 16 पुरुष वही काम 15 दिन में कर सकते हैं। पुरुष और महिलाओं की दक्ष की कार्य क्षमता का अनुपात निकालो। देखो हमारी किसका पूछा, पुरुष और महिलाएं, तो यहाँ यानी कि मैन और यहाँ पे वोमेन। ठीक है, तो मैन है जो हमारे वो कितने, 16 पुरुष कितने दिन में काम करते हैं, 15 दिन में। वोमेन कितना काम करती हैं, 20 महिलाएं कितने दिन में काम करती हैं, 16 दिन में।
तो 16 से 16 कट गया, 3/4, यानी इन दोनों की रेशो क्या आ गई 3:4। ठीक है, इसको उल्टा पूछ लेगा तो रेशो 4:3 हो जाएगी। अब अगले में देखो, एक कार 100 किलोमीटर चलने के लिए 20 लीटर पेट्रोल का उपयोग करती है, 5 लीटर में कितनी दूरी चलेगी। देखो 20 लीटर में कितनी जाती है 100 किलोमीटर, तो 1 लीटर में कितनी जाएगी, कम जाएगी भाई, कितनी जाएगी 20 से डिवाइड कर दो यानी 5 किलोमीटर। अब पूछा 5 लीटर, 5 लीटर में कितनी जाएगी, इसका 5 गुना, तो 5 का 5 गुना यानी कि 25, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पिछला ये क्वेश्चन सोल्व करवाया यूनिटरी मेथड का था, ये वाला आ गया बोर्ड मास का। बोर्ड मास का देखो क्वेश्चन, पहले इसने लिखा 10 प्लस में 8 गुणा में 5 डिवाइड, ये पूरा ब्रैकेट में है, ठीक है, और डिवाइड बाई 5 माइनस 5, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। अब पहले ब्रैकेट सोल्व होगी ऊपर वाली, 8 पंजे 40, 40 में 10 जोड़ोगे 50, 50 को 5 से डिवाइड करूंगा यानी 10, 10 में से 5 घटाऊंगा तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इफ द कॉस्ट ऑफ पिंस इज रेड्यूस्ड बाई ₹4 per dozen, 12 more pins can be purchased for ₹48, what is the new cost per dozen। यानी कि पिन की कीमत 4 रुपये प्रति दर्जन कम हो जाती है, तो 48 रुपये में 12 पिन अधिक आते हैं, नई कीमत बताओ। देखो भाई, कीमत दे दी इसने प्रति दर्जन, किसमें दे दी कीमत इसने, प्रति दर्जन, और 12 पिन अधिक आते हैं, तो 12 पिन का मतलब क्या हो गया, 1 दर्जन ही हो गया, क्योंकि 1 दर्जन में 12 चीज होती हैं। वैसे याद नहीं रहे तो केलों से याद रखता है, 1 दर्जन केले में 12 केले आया करें, और केले में ऐसा दर्जन के रेट में मिला करें, कितने और रेट में मिलते होंगे तो मैंने बेरा नहीं भगवान मत दर्जन के हिसाब से मिल आ रहे। ईव्यू की एक है कि पहले मान लो कुछ नई कीमत बतानी है, मान लो हमने नहीं पता नई कीमत की है, तो नई कीमत को x मान लो, तो पहले मान लो 48 रुपया में केले आए थे, 48 रुपये माइनस x रुपये का रेट था तो दर्जन आ गई। ई भी इसने क्या कराया, 4 रुपये प्रति दर्जन कम कर दी, तो कम कर दी तो इस वाले केस में क्या हो गया, पहले तो ये केले का यो रेट था, अब नई कीमत कम होगी तो ज़्यादा केले आएंगे, यानी कि 48 इंटू में x माइनस 4, इसमें तो 48 बटे में x घटा दूंगा। ये नया रेट यो है, पहले रेट यो था क्योंकि 4 रुपये रेट घट गया ना, 4 रुपये प्रति दर्जन कम हो गया, अब कितने फर्क आ गया 1 दर्जन का। या तो इस पूरी इक्वेशन ने सोल्व कर लियो तो आंसर आ जाएगा, लेकिन भाई अगर ये इक्वेशन सोल्व करोगे तो यू क्वेश्चन सोल्व होगा, और कोई गारंटी भी ना इसकी यो सोल्व होगा, तो इसका शॉर्ट मेथड देखांगे अपन, शॉर्ट मेथड तक क्यों कर देखांगे, ऑप्शन तो सोल्व करांगे आप इसने। ये बेका था कहेगा भाई ऑप्शन से क्यों कर सोल्व करा यार, मैं के काम आऊंगा लोग, मैं ऑप्शन तो सोल्व कराऊंगा इसने। देखो 48 रुपये हैं, तो मान लो पहले नई कीमत है, तो नई कीमत में मान ले 12 रुपये हैं, तो 48 न 12 तक करूंगा तो कै दर्जन आए 3, ठीक है। अगर 4 रुपये कम होगी तो पहले कितनी थी 16, तो 48 न 16 तक करूंगा, 16 चौका 16 में 32, 16 तिया 12 चौके 48, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, डिफरेंस कितने का आ गया 1 का। 1 मिनट दोबारा सोल्व करवाता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब नई कीमत पूछी इसने दर्जन में की है, तो देखो जैसे मान लो अगर 12 नई कीमत है तो पहले पुरानी कीमत 16 थी, अगर नई कीमत 8 है तो 12 थी, क्यों थी, क्योंकि 4 रुपये कम होगी, ठीक है। जो भी नई कीमत है, मान ली ये नई है तो ये 4 रुपये कम हुई है, पहले 12 थी, अगर ये 12 है तो पहले 16 थी, इतना समझ में आ गया आपने। ये दोबारा तो देखो, मान लो 48 रुपये दर्जन केले थे, ये 12 के रेट में खरीदे, तो 12 चौके 48, 4 दर्जन आए, पहले कितने आया करते, मान ले 12 था रेट, पहले 16 था, तो 48 ने 16 तक डिवाइड करूँगा, 16 दूनी 32, 16 ती 48, यानी पहले 3 दर्जन आया करते, 4 दर्जन आए, कितने एग्जैक्ट कितने दर्जन फालतू हैं 1 दर्जन, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो गया। लेकिन अगर आपका भी मानना है, मैंने ये क्वेश्चन बीच में रोक भी दिया था, आपने लग गए हाँ वो कितने हो तो काट लिया मार दिया तुक्का, तो दूसरे ऑप्शन ने वेरीफाई करके देख लो। देखो 8 तो 48 ना 8 तक करोगे, 8 6 के 48 6
ये 12 में 4 रुपये बद रहा था पहले, तो 48 ना 8 तक करोगे तो कितना होगा, 8 6 48, तो 8 तक इन्हें कट करोगे जब 8 ने तो 24, 2 पर काट दिया 4 6 8 6 48, और सॉरी यार 12 तक करना था भाई, 8 तक तो 6 आ गया था ना 16 के, तो पुरानी कीमत कितनी थी 12, 48 ना 12 तक करोगे, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौके 48, तो 4 आ गया, यानी डिफरेंस कितने का आ गया 2 का, तो ये ऑप्शन हो गया नेगलेक्ट। 16 में 4 जोड़ोगे 20 तो 48 डिवाइड हो गए नहीं, 20 तो नहीं हो, तो ये 20 तो पहले भी ना हो, तो ये 2 है जिससे डिवाइड हो उसके है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले में आ जाओ, ए बी से दोगुनी तेजी से काम करता है, यदि बी अकेला 12 दिनों में काम पूरा करता है तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। इस भाई ने दे दिया कि बी अकेला काम कर रहा है 12 दिनों में, ए है जो बी से दुगुना तेज है, दुगुना तेज है अगर एफिशिएंसी, इसका मतलब कि है जो ए है, ए की एफिशिएंसी है वो बी से डबल है, अगर बी से डबल है एफिशिएंसी, दुगुना काम करे तो कम समय में काम करेगा, यानी ए उस काम ना करेगा 6 दिन में। अब टाइम एंड वर्क का बेसिक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, आ गया 12, एलसीएम से इसको डिवाइड करोगे 6 से, 6 दूनी 12, 12 कम 12, यानी ये आ गई इनकी एफिशिएंसी और ये आ गया टोटल वर्क 12, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे 3, टोटल एफिशिएंसी 3 है, 3 को 12 से डिवाइड करोगे तो 4 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 4 दिन में वे दोनों मिलकर उस काम को कर देंगी। अब आपको ये समझ में नहीं आया तो मेरी गलती नहीं है, इसके लिए आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, और बेसिक हम अपने बैच में ही करवाते हैं, आंसर प्रूफ मैंने करके आपको दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखो, 5 स्टूडेंट दे दिए, उनका वेट दे दिया और एवरेज बता दो। एवरेज में अपने पास से मान लेता हूँ 50, 5 बच्चे हैं, तो जब 50 से जितना ज्यादा है ना वो जोड़ते रहो, 50 से 52 कितना ज्यादा 2, प्लस में 65 कितना ज्यादा 15, प्लस में 59 कितना ज्यादा 9, 60 कितना ज्यादा 10, 54 कितना ज्यादा 4। अब इनको जोड़ लो, 15 2 17 और 9 26 और 10 36 और 4 40, 40 5 बच्चे 5 से डिवाइड करते हो कितना आ गया 8, 8 5 40, 50 मानी दी, प्लस का 8 आ रहा है तो 8 इसमें जोड़ दो, 50 और 8 58। अगर ऐसे नहीं निकालना, ये तो मैंने शॉर्ट मेथड बताया था, तो ऐसे निकाल लो 52 प्लस 65 प्लस 59 प्लस 60 प्लस में 54, इनको जोड़ गए और 5 से डिवाइड कर दो, लेकिन ये टाइम ज़्यादा लेगा, कैलकुलेशन बड़ी होगी, गलती होने की गुंजाइश है। जो मैंने बताया था छोटी कैलकुलेशन थी, जल्दी सोल्व होगा, और बैच में हमारा मेन मोटिव आपका टाइम बचाना होता है, कि मैथ सोल्व सब कर लेते हैं लेकिन टाइम से सोल्व करना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27, आधे घंटे में शायद लपेट ही देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 47 सॉरी, बोर्ड मास का है, देखो पहले ब्रैकेट सोल्व करो, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 प्लस में 5 कितना आ गया 9 और 5 14 में से 4 गया 10, यानी कि 18 माइनस 2 इंटू 10 प्लस में 6, तो ब्रैकेट सोल्व करोगे तो माइनस का 20 आ गया, ठीक है, या तो माइनस का 20 आ गया, 18 और 6 24 में से 20 गए 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अब अगले में देखो क्या है, अमित, ओहो अमित ये तो हमारे गुरु जी हैं, अमित एसपीएम बड़ौदा, नमस्ते सर, वीडियो देखते होता है। अब देखो क्या कहता है, अमित ने किताब 450 रुपये में खरीदी और 480 रुपये में बेच दी, लाभ प्रतिशत बताओ। 450 से 480 कितना ज़्यादा है 30, तो ये 450 ये हमारा सीपी है और ये जो बेची है हमारा एसपी है, तो सीपी एसपी का जो डिफरेंस होता है अगर वो पॉजिटिव तो प्रॉफिट है, यानी कि ये हमारा हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना हो गया इस पूरे पे 30 रुपये बच गए, मोटी मोटी बात है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब 30 रुपये बच गए तो 30 बटे 450, 0 से 0 कट गई, 3 पंजे 15, 1 बटे 15 परसेंटेज इसने मेरे तक पढ़ा सीधा बता, 1 बटा 15 की वैल्यू 2 बटा 3, 6 से 2 बटा 3%, यानी 6.66%। क्वेश्चन हो गया 100। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, 7 बकरियों की कीमत 360 रुपये है, तो एक की 9 से 63 यानी 90 रुपये, इसमें कोई है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति ने बैंक में 500 रुपये जमा करे जिस पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है, 4 वर्षों बाद राशि बताओ। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100, ठीक है। पी की वैल्यू 5000
आर की वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 6%, टाइम है 4 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, जीरो की जीरो ये, यानी कि पूरा 1200 रुपये क्या आ गया, 1200 रुपये आ गया हमारा SI। ठीक है, मूलधन कितना था उसका, प्रिंसिपल 5000, 5000 में 1200 जोड़ोगे तो 62 जो प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन आ गया, जी के साथ आपका पेपर करवा दिया आधे घंटे में पूरा। और जिसको हमारा बैच ज्वाइन करना है, कंप्लीट थ्योरी, 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, कंप्लीट मैथ, PYQ सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे। और उस कोचिंग सेंटर का नाम है लर्न विद नंबरदार। ठीक है, जल्दी से नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट।